नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल के बारे में है। क्या टेस्ट है? डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक इस व्हीकल का टेस्ट किया गया। ये क्या है? ये देखो, अनमैन्ड स्क्रैमजेट डिमॉन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रैवल कर सकता है हाइपरसोनिक स्पीड पर। हाइपरसोनिक स्पीड कौन सी स्पीड होती है? देखो, अगर कोई स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना से ज़्यादा होती है तो उसे आप हाइपरसोनिक स्पीड कह सकते हो। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम स्क्रैमजेट का मतलब जान लेते हैं, और स्क्रैमजेट का मतलब जानने से पहले हम रैमजेट का मतलब जानते हैं। देखो, जो नॉर्मल जेट इंजन्स होते हैं उनको थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ों को कैरी आउट करना जरूरी होता है, एक फ्यूल और दूसरा ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर क्या करता है? ऑक्सीडाइजर फ्यूल को बर्न करता है, और फ्यूल तो फ्यूल होता ही है। लेकिन रैमजेट एक ऐसा जेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइजर को कैरी नहीं करता। जब एयरक्राफ्ट आगे की डायरेक्शन में मूव करता है तो हवा से सामना होगा, उस हवा को ही कंप्रेस करके ऑक्सीडाइजर को इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि फ्यूल को बर्न किया जा सके। समझ गए? मतलब नॉर्मली जेट इंजन्स में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता होती है, दोनों को साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन रैमजेट में क्या होता है, फ्यूल को तो साथ ले जाया जाता है, बट ऑक्सीडाइजर की जो आवश्यकता होती है ना, वो हवा को ही कंप्रेस करके हासिल कर लिया जाता है। इसके फायदे काफ़ी होते हैं। जैसे सबसे बड़ा तो फायदा ये होता है कि आपको ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाना पड़ेगा, तो आप फ्यूल ज़्यादा ले जा सकोगे। फ्यूल आप ज़्यादा ले जा सकोगे तो ज़्यादा दूरी तक आप ट्रैवल कर सकोगे। तो ये होता है रैमजेट इंजन। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहा जाता है। अब देखो, डिफरेंस रैमजेट और स्क्रैमजेट में ये है, स्क्रैमजेट वैसे तो रैमजेट का ही एक वेरिएंट है, बट रैमजेट एफिशिएंटली काम करता है सुपरसोनिक स्पीड पर। यानी साउंड की स्पीड एयरक्राफ्ट की स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, बट 5 गुना साउंड की स्पीड से कम है। आप मैक का इस्तेमाल करते हो, मैक नंबर, अगर मैक नंबर 2 है किसी एयरक्राफ्ट का, तो मतलब उस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 2 गुना है। अगर मैक नंबर 5 है किसी एयरक्राफ्ट का, मतलब उस एयरक्राफ्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना है। तो सुपरसोनिक स्पीड मैक 1 से मैक 5 के बीच की होती है। ये जो रैमजेट होता है ये सुपरसोनिक स्पीड पे तो काम कर सकता है, बट हाइपरसोनिक स्पीड से काम नहीं कर सकता। मतलब अगर एयरक्राफ्ट को साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज़्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करना है तो फिर रैमजेट काम नहीं कर सकता। उसके लिए हम स्क्रैमजेट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रैमजेट आप कह सकते हो एक प्रकार से रैमजेट का ही इंप्रूवमेंट है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर काम कर सकता है। अब फिर से आते हैं, रैमजेट और स्क्रैमजेट का मतलब हमने जान लिया। अब फिर से आते हैं हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल की तरफ। इसके द्वारा हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा हमने डिस्कस किया। और ये व्हीकल साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है। यानी मैक्स 6 स्पीड हो सकती है इस डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल की। किस लिए इसका इस्तेमाल होगा? देखो, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करना हो, या फिर फ्यूचर में हमें एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना हो, इसके लिए, इसके अलावा सर्विलियंस, और सबसे लास्ट में अगर देखो फ्यूचर में हमें रीयूजेबल लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाने हैं, तब भी इस व्हीकल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किया गया? उड़ीसा की कोस्ट के पास जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर यह सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किया गया। और ख़ास बात देखो ये है, इंडिया चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। अभी तक सिर्फ 3 देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, यूएसए, रशिया और चाइना।
इंडिया चौथा देश है ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला, और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। तो इस प्रकार से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में है। 8 सितंबर को फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया गया ISA के द्वारा, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें फीकी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये देखो ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स ऑन इनोवेशन का कन्वेनर है। इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर काम किया इस समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस समिट में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स देखने को मिले इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बीच। दूसरे इंस्टीट्यूशंस कौन से, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC। एक 3 पक्षीय एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरे नंबर पे वर्ल्ड बैंक और तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इन तीनों के बीच में 3 पक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके अलावा सबसे लास्ट में एक टेक्नोलॉजी जर्नल भी लॉन्च किया गया ISA का, जिसका नाम है सोलर कंपास 360। तो ये हमने फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 के बारे में है। देखो 2015 के पेपर में UPSC ने इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उस समय इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था इसरो को। 4 ऑप्शंस जो थे उनमें से एक था इसरो। 2019 का किसको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज? सर डेविड एटनबरो को। यह आप तस्वीर देख सकते हो, सर डेविड एटनबरो। ये कौन है? ये देखो BBC के लिए काम करते हैं, इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हैं और नेचुरल हिस्टोरियन हैं। नेचुरल हिस्टोरियन मतलब जो नेचर की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं कि कैसे कैसे स्पीसीज इवोल्व हुई, कैसे कैसे लुप्त हुई। हम बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज की, पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये एनुअल प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर है। 1986 में ये प्राइज दिया जाना स्टार्ट किया गया था और ये प्राइज दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और जिसको भी ये प्राइज मिलता है, ये प्राइज देखो इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। जिसको भी ये प्राइज मिलता है एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और 25 लाख का मॉनेटरी अवार्ड भी दिया जाता है। यहां पर देखिए इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया जा सकता है जिन्होंने काम किया हो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को क्रिएट करने में। देखो ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, यानी नियो, ये टर्म निकल के आई थी 1970s में। जो नैम हुआ करती थी, नैम के मेंबर कंट्रीज ने ये मांग उठाई थी कि अभी वर्ल्ड का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि डेवलप कंट्रीज को बहुत फायदा हो रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक इत्यादि, ये भी डेवलप कंट्रीज के लिए काम करते हैं। तो नैम कंट्रीज ने आवाज़ उठाई कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करना होगा जिसमें डेवलप कंट्रीज मदद करें डेवलपिंग कंट्री की, टैरिफ को रिड्यूस करें ताकि डेवलपिंग कंट्रीज आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें डेवलप कंट्रीज में। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में। इसके अलावा अगर किसी ने काम किया है इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, अगर किसी ने ये इंश्योर किया है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज का इस्तेमाल किया जाए ह्यूमैनिटी के लिए और फ्रीडम के स्कोप को इंक्रीज करने के लिए। पास्ट में किन किन को इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है आप एक बार देख लीजिए। पिछले साल यह अवार्ड दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, 2015 में UNHCR। तो आप एक बार नज़र डाल सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गुरुप्रिया ब्रिज के बारे में है। कहाँ पर यह ब्रिज बनाया गया है? देखो उड़ीसा में एक ब्लॉक है चित्राकोंडा ब्लॉक। इस ब्लॉक में 151 गांव आते हैं। ये 151 गांव मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो मेनलैंड है
उस मेनलैंड से कटे हुए थे क्योंकि बीच में ये गुरुप्रिया रिवर थी। लेकिन अब इन 151 विलेजेस को मेनलैंड से जोड़ा जा चुका है क्योंकि बीच में ये जो गुरुप्रिया रिवर है इसके ऊपर ब्रिज इस्टेब्लिश हो गया है। इस ब्रिज का इनाग्रेशन हुआ था 2018 में। 2 साल में ये ब्रिज बन के तैयार हो गया है और चित्राकोंडा ब्लॉक में ये जो 151 गांव हैं ये माओइज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और अब इनको नाम दिया गया है स्वाभिमान अंचल। मोबाइल कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश हो गई है अब इन 151 गांव में। तो डेवलपमेंट आएगा तो जो ट्राइबल इलाकों के लोग हैं इन 151 गांव में रहते हैं वो माओइज्म की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में डायरेक्शंस दी थी। आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में देखते हो जो एडवर्टाइजमेंट्स दी गई होती हैं सरकार की तरफ से, उन एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया था, डायरेक्शंस दी थी 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तरह की बात बोली थी कि सरकारें जो न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करें, ना कि सरकार अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को पूरा करे उन एडवर्टाइजमेंट्स की सहायता से। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स का जो पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है। उस जनता के पैसे का कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इस्तेमाल किया जाए अवेयरनेस फैलाने के लिए और सरकार अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न स्टेट्स 3 मेंबर की एक कमेटी गठित करेंगे उन एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, ताकि अगर जनता को कोई शिकायत है तो जनता उस कमेटी के पास जा सकती है और बोल सकती है कि सरकार जो है न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देके जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है, आप चेक कीजिए। तो वो कमेटी क्या करेगी? वो शिकायत को चेक करेगी। जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको समन भी किया जा सकता है, उस कमेटी के द्वारा पूछा जा सकता है कि भैया आपने न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट दी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है, आपने ऐसा क्यों किया? समझ गए? लेकिन अभी कंटेक्स्ट ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वो 3 मेंबर्स की कमेटी गठित की, लेकिन सभी स्टेट्स ने गठित नहीं की। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, इन स्टेट्स ने ये 3 मेंबर की कमेटी गठित की गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, बट बाकी स्टेट्स ने नहीं की। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है अगर आप ये कमेटी नहीं गठित करते हो तो ये प्रोविजन किया जा सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 मेंबर्स की कमेटी है वही काम करे आपके राज्यों में भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। मतलब जो काम उस कमेटी को करना था, जिसको गठित किया जाना था आपके द्वारा, क्योंकि आपने तो उस कमेटी को गठित किया नहीं है, तो वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित कमेटी कर सकती है। ऐसा प्रपोजल रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमने बात की कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल की। क्या ये स्टेटमेंट सही है आपके अनुसार? इंडिया चौथा ऐसा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है यूएसए, रशिया और चाइना के बाद। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट रैट्स के बारे में। रैट्स को आज हमने नहीं डिस्कस किया, रैट्स को हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, लेकिन रैट्स के बारे में आप बता दोगे क्योंकि इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ये ब्रिक्स से संबंधित है और ये मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन प्रमोट करता है 3 बुराइयों को लेके। पहली बुराई टेररिज्म, दूसरा सेपरेटिज्म और तीसरा एक्सट्रीमिज्म। ये स्टेटमेंट देखो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि रैट्स जो है वो एससीओ से संबंधित है, संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, ना कि ब्रिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 डेविड एटनबरो को दिया गया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, गुरुप्रिया ब्रिज असम में है? नहीं, ये उड़ीसा में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।